ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक मामला कि आमतौर पे हम लोग ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते हैं और कई बार लोगों को डर होता है कि ऑनलाइन फाइल करेंगे पता नहीं क्या गलती फाइल कर पाएँ। पहले तो ऑफलाइन हम लोग करते थे जाकर के इनकम टैक्स दफ्तरों में जाकर। अब उन दोनों के बीच का रास्ता कि इनकम टैक्स विभाग निकाला है कि ना तो आपको दफ्तर जाना है ना तो आपको ऑनलाइन भरना है, बल्कि ऑफलाइन आप भर सकते हैं। ये क्या है पूरा माजरा? तो इसमें लक्ष्मण थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का तरीका है, जिसमें आपको इनकम टैक्स ऑफिस तो नहीं जाना और आपको प्रॉपरली जो आप यूटिलिटी से फाइल करते हैं वो भी नहीं करना। आपको एक ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल करा दिया है डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 के लिए, जिसको आप अगर डाउनलोड करें, उसका प्रिंट लें, उसको फाइल करें और उसे अपलोड कर दें, तो वो आपका ऑफलाइन फाइलिंग मानी जाएगी। ये इसलिए किया गया है ताकि जो लोग ITR खुद भरते हैं, ITR 1 और 4 लोग यूजुअली खुद भर लेते हैं, थोड़ी आसान मानी जाती है और उसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई गलती ना हो, क्योंकि जब आप हाथ से भरते हैं तो उसमें चीज़ें फ़र्क हो जाती है, आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहते हैं और गलती होने का जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो ये तरीका है जिसमें आप ऑफलाइन भर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ITR 1 और 4 के लिए अभी अवेलेबल है। ये सिर्फ ITR 1 और 4 के लिए? लेकिन ITR 1 और 4 बहुत ज्यादा भरी जाती है, सबसे इजी फॉर्म्स होते हैं। इसको कई बार लोग खुद भरना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ITR 1 और 4 एटलीस्ट 1 तो ज्यादातर लोग खुद ही भरते हैं, उसमें कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको ना लेनी पड़े, इसीलिए सरकार ने ये शुरू किया है। तो चलिए, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत होगी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं आगरा, जहाँ से पंकज जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से आप इसमें हमारा जो है बहुत सारी टैक्स क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन जो है वो सर आरबीआई की जो ट्रेजरी बिल्स है उससे संबंधित है। तो आरबीआई जो टी बिल्स को 91, 182 एंड 364 डेज के लिए इशू करता है और उसकी ऑप्शन करता है। तो सपोज 10,000 रुपीज का कोई टी बिल है जिसको 9,900 रुपीज में ऑप्शन करता है, तो जो 100 रुपए है वो डिफरेंस हमें आरबीआई एट द टाइम ऑफ ऑप्शन हमें रिफंड कर देता है और मेच्योरिटी पर वो 10,000 रुपए पूरे के पूरे हमें मिल जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 100 रुपए का बेनिफिट जो हमें मिला उसके ऊपर हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, कि वो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे क्योंकि वो 364 डेज से पहले ही हमें रिडीम हो गया, या उसको नॉर्मल इनकम में एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाकर उसको नॉर्मल टैक्स रेट से दिखाएंगे, टैक्स कैलकुलेशन करेंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में? बिल्कुल आपकी दुविधा को दूर करेंगे। हमारे साथ हैं गौरी चड्ढा जी हैं, जो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। गौरी, क्या सुझाव होगा इनके लिए? तो देखिए, आपको जो टी बिल की आपने बात की है वो बेसिकली आपको एक तरह से डिस्काउंट पे मिला और फेस वैल्यू पे आपको उसको रिडेम्पशन हो गई। तो जो बीच का जो अमाउंट है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा और इसके ऊपर जब आप रिडेम्पशन होगी, जब आपको एक्चुअल में पैसा मिलेगा, तो इसके ऊपर कोई TDS भी नहीं कटा होगा आपका। तो आपको खुद से जब आप रिटर्न भरेंगे तो इसके ऊपर टैक्स दिखाना होगा, टैक्स कैलकुलेट करना होगा और उसको भरना होगा। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अपना रिटर्न में दिखाएं और टैक्स पे करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हेड के अंदर। चलिए, तो कोई अब तो कंफ्यूजन नहीं है जैन साहब? सॉरी, मैं मतलब उसकी जैसे रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जो 15% है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। क्यों नहीं, 15% जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो इक्विटी के लिए है। आप नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ इक्विटी के लिए है। ट्रेजरी बिल्स आपके इक्विटी में नहीं आएंगे। तो जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे, आप जब उसको डालेंगे उस हेड में, वो अपने आप यूटिलिटी कैलकुलेट करेगी। आप उसको इक्विटी में मत डालिएगा, ये इक्विटी नहीं है। ये इक्विटी नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। और जैसा गौरी ने बताया, अगर उस ढंग से आप फाइल करते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो फिर आप हमसे संपर्क करिएगा, हम लोग उसको और भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं मंगलौर, जहाँ से अगले कॉलर हमारे साथ यशवंत जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशवंत जी नमस्कार। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेरी ये है कि हम लोग ने लैंड खरीदा था दिसंबर 2010 में। हम लोगों ने मतलब कई लोग मिल के लिया था? क्या बोले? हम लोग यानी कई लोगों ने मिल के लिया था कि आप अपने नाम पे लिए? नहीं, दो जन सॉरी, माई सेल्फ एंड माई वाइफ, दो जन, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है। ओके, तो उसको हमने जुलाई 2022 में बेच दिया। उसमें
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराउंड 21 lakhs हो गया। ठीक है। तो इसकी सेल प्रोसीड 43 lakhs प्लस एडिशनल सेविंग्स प्लस बैंक लोन लेके हमने एक नया फ्लैट खरीदा बैंगलोर में। अभी मामला ये है कि हमारा जो पुराना फ्लैट जो हम रहते थे वो अभी बेच रहे हैं ये साल, अभी बिफोर नवंबर 2023 के पहले बेचना चाहते हैं। अभी उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा या वॉट एवर सेल प्रोसीड वी आर गोइंग टू रीपे द बैंक लोन। अभी ये मुझे पूछना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी पुराना फ्लैट जो बेचने से होएगा उसको कैन वी क्लेम दैट वी हैव पुट इट इन दैट न्यू फ्लैट? नहीं, देखिए जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको री इन्वेस्ट कर दिया अपना कैपिटल गेन बचाने के लिए, तो उस पर तो आपको बेनिफिट मिल गया और आपने वो उस पर कोई टैक्स नहीं दिया क्योंकि आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आप जो उससे भी पुरानी प्रॉपर्टी है शायद, जो मुझे समझ आया, वो बेच रहे हैं और आप उसी से उसका बैंक लोन आप चुकाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका डबल बेनिफिट हो गया। यानी कि आप एक ही प्रॉपर्टी से दो बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब आप मतलब एक पैसे पे, एक अमाउंट पे एक ही बार बेनिफिट मिलेगा एक ही प्रॉपर्टी से। इसके लिए आपको दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस सेम अमाउंट को रीपे करके आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। यशवंत जी समझ गए? ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलते हैं गांधीनगर गुजरात, जहां से अगले कॉलर हमारे साथ हैं भरत भाई। भरत भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताएं क्या उलझन है? हाँ मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो मेरी जो सैलरी है अभी टैक्सेबल स्लैब में 20% में आता है। ठीक है। और साइड में मैंने कमीशन जो है मशीन जो बेच के 194 से कमीशन आया है, तो TDS 5% कटा है। तो अभी क्या जब रिटर्न फाइल करना है तो मुझे ये 20% का जो स्लैब है इसके हिसाब से 15% और टैक्स जो इनकम जो आई है कमीशन से, तो इसमें भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप अगर जैसे 20% स्लैब में फॉल कर रहे हैं, 5% आपका TDS कट गया, तो अब आप जो बैलेंस 15% आपका है, 15% प्लस आपका एजुकेशन सेस, वो मिलाने के बाद जो आपका टैक्स बनता है वो बैलेंस आपको पे करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी जब आपका TDS काटता है तो वो उस सेक्शन के हिसाब से जो रेट होता है उस पे TDS काटता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका TDS कट गया तो अब आपकी कोई देनदारी नहीं बनती। जो भी बैलेंस अमाउंट होता है वो आपको पे करना है, आपकी लायबिलिटी है। इनफैक्ट जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे, इस इनकम को डालेंगे, तो वो यूटिलिटी खुद आपको पेबल दिखाएगी कि इतना आपको टैक्स पे करना है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप अपनी रिटर्न भरते हैं तो ज्यादातर लोग आसान तरीका ढूंढते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का तरीका अपनाते हैं। क्योंकि आपने कमीशन बोला है, आपका TDS कमीशन के हेड में कटा है, तो कमीशन वालों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं है, तो आप गलती से भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी रिटर्न मत भरिएगा। चलिए, ये बिल्कुल साफ है भरत जी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर कैसे करें नकली GST नोटिस की पहचान और कहां करें इसकी शिकायत। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।